स्टार्ट। तो नेक्स्ट अपन जो चीज पढ़ रहे हैं आज, उसमें अपन को जो अपन ने बोर्स मॉडल में डिफरेंट एनर्जीज पढ़ी थी, या बेसिकली हमने जो टर्म्स डिफाइन करे थे, उनके बेसिस पे एक फिनोमेना ऑब्जर्व करा जाता है, तो उसका डिस्कशन करना है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। जैसे अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था लाइट का, उसी तरह से एटम्स का जो स्पेक्ट्रम है वो अपन को आज डिस्कस करना है। तो बेसिकली देखो एटम्स में क्या होता है। सी, हमने एक टर्म डिफाइन करा था कि अगर अपन इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दें, जो कि उसकी इस तरह से एनर्जी हो जो किसी दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस के बराबर हो, अगर अपन उसको इतनी एनर्जी दें तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में वो चला जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को हमने कोई एनर्जी दी और वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में पहुंचा, अगेन इसमें अपन को डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो n = 1, एनर्जी -13.6, n = 2, एनर्जी -3.4, n = 3, एनर्जी -1.51, और n = 4 तक लेट्स से डिस्कशन में यूज करते हैं -0.85। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेट से हमने एनर्जी दी उसको 10.2, तो वो ग्राउंड स्टेट से 10.2 पहुंचेगा, n = 2 पहुंचेगा, है ना। 10.2 से वो n = 2 में पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ। अब ये जो स्टेट है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में यानी n = 1 में, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n = 2 में है, तो इसकी स्टेबिलिटी यानी ये कहाँ ज्यादा स्टेबल है? 1 में, फर्स्ट में, ग्राउंड में, ग्राउंड में। ग्राउंड स्टेट दिस में। इज ग्राउंड स्टेट बाय लॉजिक। क्या कि ये सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉन यही होता है, सबसे स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉन यही होता है। n = 2 में उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी एक्साइटेड स्टेट में स्टे नहीं करता, वो n = 2 में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 1 to 2, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन टूटे पहुंचेगा 2 में, तुरंत वापस आएगा, और इसमें वो एनर्जी करेगा एमिट। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइट जो अपन एटम पर इंसिडेंट करते हैं, एटम पर मारते हैं, जिनमें जो एब्जॉर्ब हो गई उनके अलावा को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। प्लस जब अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन वापस आया, तो इलेक्ट्रॉन के वापस आने पर, जैसे यहाँ से यहाँ जाने पर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, किस तरह से, तो दो केसेस थे। आइदर इसको तुम कोई इलेक्ट्रॉन मार दो तो एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी, या फोटोन मार दो तो एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी। पर जब इमिशन की बात आए तो देखो, एब्जॉर्प्शन में तो तुम किसी भी तरह से एनर्जी सप्लाई कर सकते हो, पर इमिशन में क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो इट विल इमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। हमेशा जितनी भी एनर्जी इमिट होगी वो सारी किसके फॉर्म में होगी? क्वांटा के फॉर्म में, फोटोन। फोटोन के टर्म। तो अगर इलेक्ट्रॉन n = 2, हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वैल्यूज लिखी हैं। n = 2 से 1 में आया इन हाइड्रोजन एटम, तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन 10.2। वोल्ट। तो इस एटम से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन बाहर आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन बाहर आएगा। सिमिलरली अगर किसी दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन सपोज n = 3 से 2 में आया, वापस आना है, 3 में था 2 में आया, और फिर 2 से 1 में आया, तो जब ये 3 से 2 में आएगा, उस केस में एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी? इमिट या एब्जॉर्ब? इमिट क्योंकि हायर लेवल से लोअर आ रहे हैं। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस इफ यू चेक 1.51 1.89, तो कितनी एनर्जी? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, है ना, जब इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम
when an electron in an atom jumps from higher orbit, which means it is n2. n2 in general is higher orbit, to n1, lower orbit n1. Energy is emitted in form ऑफ फोटोन। तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस है दो लेवल के बीच में, उतनी एनर्जी का फोटोन इमिट हो जाएगा। जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का फोटोन इमिट हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बार बार जंप करेगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, तो डिफरेंट डिफरेंट फोटोन्स इमिट करेगा। जैसे मान लो बोला कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से 1 में आया, तो 3 से 2 में एक फोटोन इमिट करा, 2 से 1 में एक और कर दिया, 3 से सीधा 1 में आया। अब यहाँ देखना है ध्यान से कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सीधा 3 से 1 में जंप करे, तो 3 और 1 के बीच में डिफरेंस है 12.09, वो एक ही फोटोन इमिट करेगा विच इज ऑफ एनर्जी 12.09। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट्स में होंगे और वो वापस डीएक्साइट होंगे, मतलब वापस आएंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के फोटोन इमिट करेंगे। तो अपन ने सपोज एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक है, एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिया, इसमें बहुत सारे एटम है, हर हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सैंपल है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स में है, डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स में है। अब जब ये डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होंगे, तो इससे लाइट बाहर निकलेगी, या एक्चुअली फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। इन फोटॉन्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो दिस सेट ऑफ फोटॉन्स वुड बी कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेवलेंथ, ग्रुप ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम इज ग्रुप ऑफ लाइट। तो अगर वो इमिशन से बना तो कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन से, इलेक्ट्रॉन के वापस आने के कारण जो फोटोन इमिट हुए, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। आ रही है बात समझ में? इमिशन स्पेक्ट्रम समझ आ रहा है क्या होगा कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट्स में होंगे, वापस आएंगे तो फोटोन इमिट करेंगे। कितनी एनर्जी के वो अपन ने ऑलमोस्ट कैलकुलेशन कर ली। जो फोटॉन्स वो इमिट करेंगे, क्योंकि ऐसा है, अब एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे स्टेट्स में है, मतलब किसी में इलेक्ट्रॉन 3 में है, किसी में 10 में है, किसी में 5 में है, किसी में 4 में है, और वो रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट नीचे के लेवल्स पे आएगा, तो अलग अलग फोटोन इमिट होंगे। पूरा जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। शहर में उसका मतलब क्या है? बोलो बोलो। सर इलेक्ट्रॉन अपने से एनर्जी एमिट करेगा या कुछ उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा? भाई उसके पास नहीं, उसको कुछ प्रोवाइड नहीं करना, बस अपन को मेक श्योर करना है कि इलेक्ट्रॉन पहले से हायर स्टेट में हो। देखो, क्योंकि हायर स्टेट से लोअर आने में ही एनर्जी इमिट होती है। तो जैसे तुमने एक सैंपल लिया, ये बड़ा डब्बा है, इसमें हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे एटम के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में थे। तुमने इसको हीट कर दिया, हीट करने से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर की स्टेट में चले गए, किसी एटम में 2 में चला गया, किसी में 10 में चला गया, किसी में 5 में चला गया, किसी में 6 में चला गया। अब तुमने हीट करना बंद करा तो वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, एक एक करके वापस आ रहे हैं, और वो जब वापस आ रहे हैं तो अलग अलग फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। उनको जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो वुड बी कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो मतलब हम किसी के बोलो बोलो जल्दी बोलो। मींस कभी एटम के ऊपर अपन लाइट डालेंगे तो सर वो एक लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो सर मैं बता रहा हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा ना, वो मैं बताता हूँ। इमिशन में एनर्जी बाहर आएगी और सर लाइट रोक देंगे तो सर वो एमिट करेगा वही वाली लाइट जो एब्जॉर्ब करी है। हाँ, जो बाहर आ रही है वो जब इमिट होगी तो वुड बी कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है? क्यों इमिशन स्पेक्ट्रम बोला? वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा है, बिकॉज लाइट इज बीइंग इमिटेड। अब देखो क्या होता है, ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इसमें अपन अगर देखें तो हमको हर तरह की लाइट नहीं मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट
लेट्स टॉक अबाउट कि अगर अपन बात करें विजिबल लाइट की, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, जो अपनी काम की लाइट है वो है विजिबल, तो उसमें ये कलर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले अपने पास यूवी भी है, और इसके बाद अपने पास इंफ्रारेड भी है। तो इसमें तो अपन ने देखो बहुत सारी रेंज ले ली, मतलब इसमें यहां से यहां तक में तो अपने पास ऑलमोस्ट सारी की सारी जो लाइट है, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, सब हो गई। पर इमिशन स्पेक्ट्रम में अपन को ये सारी लाइट दिखेगी क्या? तो नहीं दिखेगी। कैसे? नो कि सर। इमिशन स्पेक्ट्रम में सपोज किसी एटम में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से 1 आया, n इक्वल टू 2 से 1 आया, तो उस केस में उस एटम से 10.2 का फोटोन निकलेगा, 10.2 का फोटोन निकलेगा। और अगर वो 3 से 1 आया तो 12.09 का फोटोन निकलेगा, 3 से 2 आया तो 1.89 का फोटोन निकलेगा। अब यहां देखना दो वैल्यूज, एक वैल्यू है 10.2, एक है 12.09। क्या अपन को इस एटम में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी इमिटेड मिलेगा इस स्पेक्ट्रम में? नो सर। नहीं। नहीं मिलेगा। तो अगर अपन यहाँ पर देखो इमिशन स्पेक्ट्रम की लाइंस को दिखाएं, अपन फोटॉन्स दिखाएं एज लाइंस, तो मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिखा, किसी एक कलर का होगा, वो अपन इवेंचुअली निकाल लेंगे। 12.09 का फोटोन दिखा, 1.89 का दिखा, और फोटॉन्स भी दिखेंगे जिनकी मैं एनर्जी नहीं लिख रहा हूं, चाहे तो लिख सकते हैं। पर बीच में ये जो एनर्जीज हैं, जैसे 12.09 से 10.2 के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शनल में नंबर्स हो सकते हैं, जिनके फोटॉन्स भी होते ही हैं, पर वो इस इमिशन स्पेक्ट्रम में दिखेंगे क्या? नो सर। इमिशन यस सर, स्पेक्ट्रम देख भी में सकते हैं। दिख तो सकते हैं, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें सारी ही एनर्जीज के फोटोन दिख जाएंगे क्या? सब दिखेंगे क्या? नो सर। नो सर। डिस्क्रीट फोटॉन्स दिखेंगे। जो डिस्क्रीट वर्ड एब्सॉर्ब इसमें होगी यूज होता है। हाँ, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी वो इमिट होगी, या ऐसे बोल दो कि जो एनर्जी एटम में किसी दो ऑर्बिट के गैप के बराबर है, बस वो दिखेंगे। अब सारी एनर्जी के गैप थोड़ी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम में किन्हीं भी दो ऑर्बिट में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप नहीं होता, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप नहीं होता, 12 का नहीं होता, 10.2 का होता है, 12.09 का होता है, 1.89 का होता है, और भी होते हैं गैप्स, बट हर पॉसिबल गैप तो नहीं है ना। तो इसलिए अपन को यहाँ पर डिस्क्रीट फोटॉन्स दिखेंगे। एक 10.2 का दिखा, उसके बाद सीधा 12.09 का। तो जब तुम इसको, इस स्पेक्ट्रम को, इस ग्रुप ऑफ लाइट को स्क्रीन पर ऑब्जर्व करोगे, याद है अपन ने एक स्क्रीन यूज करी थी रदरफोर्ड मॉडल में, यस सर। ZNS की। हाँ ZNS की, उस तरह की स्क्रीन पे ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड लाइंस, जो फोटोन इमिट हो रहे हैं वो लाइन की तरह दिख जाएंगे। इसलिए अपन स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। लाइंस की तरह अपन को डिस्क्रीट फोटॉन्स दिखेंगे। जैसे जितने एटम्स में देखो, यहां पर जैसे अगर मैं 1 मोल भी ले लूं तो 10⁻23 एटम्स हैं, उनमें से मान लो कि 1 लाख एटम्स ऐसे हैं, 1 लाख एटम्स ऐसे हैं, रैंडम एग्जांपल, 1 लाख एटम ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आ रहा है, उन सब का जो फोटोन है वो इसी एनर्जी का होगा। यस सर। 2 से 1 के सबके फोटोन इसी के होंगे, उन सबके फोटोन की वेवलेंथ भी सेम होगी, वो अपन को एक लाइन की तरह एक साथ दिखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मुझे जरा, मेरा थोड़ी देर पहले माइक थोड़ा मतलब आवाज थोड़ी कम आ रही थी, तो इसमें आप क्या बोल रहे थे, लाइन तरह क्यों दिखेंगे? लाइंस क्यों दिखेंगी? क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी ऑर्बिट से नीचे आए, जैसे सपोज 2 से 1 आया तो 10.2 का फोटोन दिखा, यस 3 से 1 आया तो 12.09 का दिखा। अब इसी एटम में बताओ 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी दिखेगा क्या? 12 का यस सर। नहीं दिखेगा, है ना। सारी एनर्जी के फोटोन तो नहीं दिखेंगे, तो जो दिख रहे होंगे वो डिस्क्रीट लाइंस होंगी, वो डिस्क्रीट लाइंस होंगी। तो इसीलिए अपन इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइन्स जैसे मैं यानी अगर- कलर। हाँ, लाइंस यानी पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन।
ना इसको कंपेयर करना, क्लैरिटी आएगी ऐसे। सॉरी, अगर अपन यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम ना देख के स्क्रीन पर टॉर्च की लाइट मारते या एलईडी बल्ब की लाइट मारते तो सफेद कलर की पूरी लाइट दिखती, उसमें सारी पॉसिबल वेवलेंथ होती हैं। पर अब इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, केवल 10.2 वेवलेंथ का फोटोन और एनर्जी का फोटोन, केवल 12.09 एनर्जी का फोटोन, केवल 1.89 का फोटोन, डिस्क्रीट लाइंस। इसलिए अपन स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक बार मेरे को इसमें और क्लैरिटी चाहिए ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और बताने दो उसमें क्या होता है, तो तुमको और अच्छे बीच से में समझ गैप आएगा। होगी सर। बीच में गैप है जहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो फोटोन इमिट ही नहीं हो रहा। भाई तुम तो दो वैल्यू पकड़ के समझ लो ना, 12.09 10.2 के बीच में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट हो रहा है? नो सर। तो नहीं दिखेगा ना। ऐसे बहुत सारे फोटोन इमिट नहीं हो रहे, नहीं दिखेंगे। जो इमिट हो रहे हैं वो स्पेसिफिक एनर्जी के हैं, 10.2 का है, 12.09 का है, 1.89 का है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी गैप्स है, उनके बीच के हैं, तो वो दिख जाएंगे और वो डिस्क्रीट लाइंस की तरह दिखते हैं, इसलिए इट्स कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एटम्स में लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एटम्स में लाइन स्पेक्ट्रम होता है। Now, सर बिल्कुल ऐसा ही बोलो। सर जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो जब N2 से 1 में आएगा सेकेंड ऑर्बिट से, तो 1 में तो वो सिंगल लाइन की तरह दिखेगा अपने को सिर्फ। हाँ, सिंगल लाइन की तरह दिखेगा। और किसी मतलब हाइड्रोजन का कोई भी एटम लो, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, इट इज अ लाइन। ये 10.2 तो की वो लाइन। कलर भी कौन सा डिसाइड करेगा कि वो येलो अपन है देख कि लेंगे, इसकी वेवलेंथ निकाल लो और देख लो कौन सा कलर है। हो सकता है कलर हो ही ना, हो सकता है कलर हो सकता है ना हो, ठीक है, बट इट विड बी अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। इट्स नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कलर। लाइन जो है वो कलर के रिस्पेक्ट में नहीं होती। लाइन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो भाई ये जो वेवलेंथ है ये दिख रही है, ये जो वेवलेंथ है ये दिख रही है, ये वेवलेंथ दिख रही है, पर सारी वेवलेंथ थोड़ी दिख रही हैं, इसलिए उनको लाइन की तरह बताया गया है ना। एक और चीज देखो, उससे और समझ आएगा। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, तो पैसे जैसे उसके नाम में बोला है एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर तरह से ऑब्जर्व करा जाता है, तो अपन उसमें क्या करेंगे, ये चीज बना ली क्या, ये नोट कर लिया क्या? Yes, ये sir. diagram। यस सर, बना सर। लिया। लेकिन जब इसमें से फोटॉन्स निकलेंगे वो तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो फिर हम उसको कुछ करना पड़ेगा ना अलग करने के लिए। हाँ, बीच में प्रिज्म ऐड करते हैं, बट दैट इज नॉट अपना लाइक अपने काम की चीज। अभी प्रिज्म लगाते हैं ताकि वो अलग अलग हो जाएं, वो अलग अलग करने के लिए प्रिज्म लगाया जाता है, पर वो अपने काम का नहीं, वो फिजिक्स वालों का है, वो बता देंगे क्यों करते हैं, कैसा करते हैं। हमारे लिए जो लाइन है हमने स्क्रीन पे देखी, अलग अलग डिस्क्रीट लाइन दिख रही है, इमिशन से बनी है, इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट चीज देखो, सपोज ये अपन हाइड्रोजन के एटम का सैंपल ग्राउंड स्टेट में लेते, यानी कि सारे एटम ग्राउंड स्टेट में है, और ये सपोज एक ग्लास का बॉक्स है जिसमें अपन ने हाइड्रोजन गैस भरी। अब मैंने क्या करा, यहां से व्हाइट लाइट इस पे पुट करी, ठीक है, ये व्हाइट लाइट अपन ने ग्लास के बॉक्स पे डाली। तो अपन सोचना ये है, समझना ये है कि इस ग्लास के बॉक्स से जो लाइट अंदर गई और फिर ये जो लाइट बाहर आएगी, इसमें कुछ चेंज आएगा क्या? व्हाइट लाइट का मीनिंग है लाइट विथ ऑल वेवलेंथ्स, ऑल एनर्जी फोटॉन्स, जिसमें सब कुछ हो, सारी एनर्जी जो पॉसिबल है उसके फोटोन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। आएगा सर। यस सर, बहुत अगर सारी अपन एब्जॉर्ब ऐसी हो व्हाइट जाएगी। लाइट को ग्राउंड स्टेट के एटम्स पे डालें और बाहर जो एनर्जी आ रही है उसको ऑब्जर्व करें, तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा क्या? हाँ, यस डिफरेंस सर, आ अलग जाएगा। अलग तो क्या डिफरेंस लाइट, आएगा? कलर की लाइट आएगी। सर एब्जॉर्ब हो जाएगी। कुछ लाइट, सारी नहीं, कुछ लाइट इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे इसमें अगर 1 से लेके या 1 नहीं 0 से लेके बोल रहा हूं मैं,
50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, क्योंकि टू बी सेफ अपन ने 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, तक के सारे फोटोन थे, और बहुत बहुत सारे थे। अपन तो कंटिन्यूस लाइट मार रहे हैं, तो 1 से लेके 0 से लेके 50 तक के सारे फोटोन थे। उनमें से 10.2 वाले फोटोन 10.2 वाले फोटोन जैसे ही ग्राउंड स्टेट वाले एटम को टकराएंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन 10.2 से एब्जॉर्ब करके 2 में पहुंचेगा। तो कुछ हाइड्रोजन के एटम एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइट स्टेट में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, कुछ 12.09 वाले क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होंगे और इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में पहुंचेगा। इस तरह से कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जो एब्जॉर्ब होते जाएंगे। 13.6 से ज्यादा वाले भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बिल्कुल सही बोला। 13.6 वाले क्या करेंगे, 13.6 वाले या उनसे ज्यादा वाले तो सारे ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उससे इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा। कल ही पढ़ा है अपन ने, है ना। ठीक है, तो टू बी सेफ अगर तुमको केवल स्पेक्ट्रम देखना है तो तुम एक काम करो, 0 से 13.6 ले लो, हटाओ, 0 से 13.5 ले लो, एब्जॉर्ब नहीं करवाना ना, 0 से 13.5 ले लो, नॉट अ प्रॉब्लम। आइडिया ये है कि जो जो फोटोन एब्जॉर्ब हो गए वो यहां से जो लाइट बाहर आ रही है उसमें होंगे क्या, जो यस सर। यस सर। बेटा No, sir. एब्जॉर्ब हो No, गए sir. तो बचे नहीं ना, नहीं। अच्छा और ऐसे नहीं सर, सोचना जब- कि अच्छा एब्जॉर्ब होंगे तो बाद में इमिट भी होंगे, तो नहीं, अपन बस सीधा जो लाइट बाहर आ रही है उसको देख रहे हैं एक बार को। अभी अपन सर वो तो मिशन सर वाले की जब बात नहीं कर रहे। लाइट रोकेंगे तब होगा ना। हाँ तो लाइट बेटा एक तरह से रुकी गई ना, लाइट का फोटोन तुमने गायब कर दिया तो लाइट तो रुक गई। कहाँ है लाइट, 10.2 का फोटोन गायब, 10.2 का फोटोन गायब, 12.09 का फोटोन गायब, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के काम आ गया। तो अब ये जो व्हाइट लाइट थी इसमें बिल्कुल सेम तरह से ना कुछ डार्क लाइंस आ जाएंगी। देखो मेरे पास तो भाई यहाँ पे ना मार्कर है जिससे मैं लिख के दिखा रहा हूं कि डार्क लाइंस आएंगी इस तरह की, बाद में पास पास आने लगती है इस तरह की। ये कौन सी डार्क लाइंस हैं, ये डार्क लाइंस क्यों आई, ये वो डार्क लाइंस हैं, ये वो एनर्जी को करस्पॉन्ड करती हैं जो एब्जॉर्ब हो गई, जो एब्जॉर्ब हो गई। आ रही बात समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे, सर नहीं हुई ना एब्जॉर्ब। नहीं एब्जॉर्ब हो गई। जो देखो देखो समझना, दोनों डायग्राम तुमको सेम लग रहे होंगे, डिफरेंस समझो। पिछले केस में इस डायग्राम में मैंने केवल वो लाइंस दिखाई थी जो इमिट हुई थी, बाकी जगह कुछ नहीं था। अभी इस केस में ये सब लाइट है। अगर तुमको, चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ कि ये सब तो लाइट दिख रही है, ये सब तो लाइट है, यहाँ तो लाइट दिख रही है, बीच बीच में डार्क लाइंस दिख रही हैं, बीच बीच में ऐसी डार्क लाइंस दिख रही हैं, ये इस तरह की। इस तरह की लाइंस। तो ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस मैंने जो बनाई है ना, वो समझ आ रहा है क्या है, वो डार्क स्पॉट्स Absorb. या डार्क लाइंस वो लाइंस हैं जो फोटोन एब्जॉर्ब हो गए उनको करस्पॉन्ड करने वाली। अब जो फोटोन गायब हो गया, एब्जॉर्ब होके गायब हो गया, वो थोड़ी दिखेगा। तो यहां से तुमने व्हाइट लाइट मारी, कुछ फोटोन्स गायब हुए, और जो बची हुई लाइट है उसमें ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं। ये ब्लैक स्पॉट्स अगर अपन वैल्यू वाइज बात करें तो करस्पॉन्ड करेंगे to all photons or all energies which is equal to difference between n equal to 1 and NEN। मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहीं भी जाएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब थ्योरेटिकली तो तब भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 2 से 4 में जाए, तब भी एब्जॉर्प्शन होगा, पर एक्चुअली इन रियलिटी एब्जॉर्प्शन केवल कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से 2 में जाए, ग्राउंड से 3 में जाए, ग्राउंड से 4 में जाए। यानी फिक्स ऑर्बिट कौन सा है, कौन सा ऑर्बिट फिक्स है, ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट। एब्जॉर्प्शन में ग्राउंड स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। तो ये जो डार्क स्पॉट्स हैं, ये जो डार्क लाइंस हैं, दीज बिलोंग टू
एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड हायर ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट एंड हायर ऑर्बिट। अब अगर मैं, ठीक है, सो ये अपन ने इलेक्ट्रॉन पे व्हाइट लाइट मारी, सैंपल पे व्हाइट लाइट मारी, कुछ लाइंस डार्क आ गई, इनका मीनिंग समझ आया किसको करस्पॉन्ड करती हैं? यस सर। यस सर, एब्जॉर्ब this is- लाइट्स को। हाँ, दिस इज एब्जॉर्ब्ड लाइट या एब्जॉर्ब फोटोन। नाउ इसमें अपन एक पर्टिकुलर फोटोन की बात करते हैं 12.09 की। सपोज दिस लाइन विल करस्पॉन्ड टू 12.09। तो अगर मैंने व्हाइट लाइट मारी, उस व्हाइट लाइट में से 12.09 का फोटोन गायब हो गया, यहाँ देखा 12.09 नहीं है। अब मैंने लाइट मारना बंद कर दी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखना बंद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन तो इसमें से कुछ फोटॉन्स लेके एक्साइट हो गए थे, अब वो एक्साइट हो गए तो वहीं रहेंगे या वापस आए? वहीं रहेंगे या वापस आएंगे? वापस आएंगे। वापस आएंगे। वापस आएंगे। अब जब वो वापस आएंगे, तो वो सॉरी इमिशन स्पेक्ट्रम शो करेंगे, है ना? यस सर, जो वो अब emission नहीं थी वो spectrum दिखेगी। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सोचना फिर आंसर करना, है ना? एकदम जल्दी नहीं है कि क्या इमिशन स्पेक्ट्रम में एग्जैक्टली ये जो ब्लैक लाइंस हैं बस यही दिखेंगी क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सोचना। नहीं सर, और सोचो। सर दो दिख सकती है ना? दो नहीं होते, बहुत डिफरेंट सारी ऑर्बिट्स सकती हैं। में भी आ सकते हैं। यही डिफरेंट दिखेगी। देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक, देखो, जब अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो मैंने बोला एक चीज ध्यान रखो, एब्जॉर्प्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन 1 से ऊपर जाएगा, तो तुम्हें 1 से 2 वाली लाइन ब्लैक दिखेगी, 1 से 3 ब्लैक दिखेगी, 1 से 4 ब्लैक दिखेगी, 1 से 5 ब्लैक दिखेगी। सारी लाइंस जिसमें 1 आ रहा है वो ब्लैक दिखेंगी। पर इमिशन में तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। इलेक्ट्रॉन 1 से 3 गया, इलेक्ट्रॉन 1 से 3 गया तो उसने ये फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया था। अब जब इमिशन होगा तो इमिशन में ये फोटोन दिखेगा क्या? जरूरी नहीं। यस सर। हाँ, मतलब ठीक है, बहुत सारे तो एक तो दिख ही जाएगा, पर इसी वाले ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 आता है तो उसका एक तरीका और है, 3 से 2, 2 से 1 ये रुक के आ जाए। और एड हो बात समझ जाएगा आ ना रही सर? है? अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 3 गया तो एब्जॉर्ब तो एक ही लाइट हुई, पर इमिशन की जब बात आएगी तो 3 ऑप्शन आ गए कि हो सकता है वो तो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि हो सकता है सीधा 3 से 1 में आए जल्दी हो तो, और आराम से आना है तो 3 से पहले 2 पे रुको, है ना? चाय पियो ऐसे, फिर 2 से 1 आ जाओ। पर जब वो रुक के आएगा तो उस केस में कितने फोटोन इमिट हुए? 2। 2। और उनकी एनर्जी अलग अलग है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो Yes, इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है बिल्कुल उसका उल्टा इमिशन स्पेक्ट्रम है। सिमिलर होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट फोटॉन्स गायब हो जाते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट फोटॉन्स दिखते हैं, बट एनर्जी वाइज दे कैन बी डिफरेंट। राइट, बोलो, कुछ पूछना है किसी को? नहीं। नो सर। राइट, सी, तो ये अपना ओवरऑल इन जनरल आइडिया ऑफ अबाउट इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ कि व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें क्या हो रहा होगा, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। इसमें जो की पॉइंट थे वो ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट फोटॉन्स ब्लैक हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं है। दे ऑल बिलोंग टू ट्रांजिशन बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू एनी हायर ऑर्बिट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड स्टेट से होता है। वेयर इज इमिशन स्पेक्ट्रम में हमें डिस्क्रीट फोटॉन्स दिखते हैं, they can correspond to any line, they can correspond to any transition, higher to lower जाना है, पर higher to lower में कोई भी higher हो सकता है, कोई भी lower हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है between emission and absorption spectrum, ठीक है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डिस्कशन थोड़ा कम होता है, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है, बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्वेश्चंस में कम पढ़ाया जाता है, कम आता है। इमिशन स्पेक्ट्रम ज्यादा पढ़ा जाता है, क्यों? देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा है कि जब तुम क्या बेटा, राइट,
लैग हो रहा है तो आप रीलॉग इन करो। बाकी लोगों के लिए लैग हो रहा है क्या वीडियो? नहीं हो रहा। नो सर, नो सर। रीलॉग इन कर लो राइट फटाफट। देखो right, तो मैं बोल रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अपन इन पे लाइट ऑब्जॉर्व करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में ले जाने के बहुत तरीके हैं। तुम उसको लाइट दे दो, उस पे इलेक्ट्रॉन्स की बीम मार दो, उसको हीट कर दो, रेडिएशंस के थ्रू कर दो, कैसे भी करके तुम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो। पर जब इमिशन की बात आती है तो इमिशन तो एटम के सैंपल से ही होता है। तो जो सारा बोर मॉडल बना, सारा स्पेक्ट्रम की थ्योरी बनी, वो केवल एक चीज के ऊपर बनी थी। वो ये थी कि जब मैं एक हाइड्रोजन के एटम के सैंपल को एंड एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम के सैंपल को एनर्जी देता हूं, व्हाई एनी मींस, जो तुम्हारी मर्जी है, और फिर जब वो एनर्जी देना बंद करता हूं तो उस सैंपल से कुछ लाइट निकलती दिखती है एक्चुअली में। बाय नेकेड आइज यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है। और ये चीज देख के समझ आया कि अच्छा हाइड्रोजन एटम में कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ लाइट बाहर आ रही है। अपन ने वो लाइट को ऑब्जर्व करा, उसकी वेवलेंथ को मेजर करके रख लिया कि अच्छा कौन कौन सी लाइट बाहर आ रही, देखिए तो जरा लाइट को मेजर करके रख लिया कि कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट आ रही है, देख लो। और फिर जब अपन ने उनकी रीडिंग्स को, जो लाइट बाहर आ रही है, उसको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से देखा, तो समझ आया कि यार इन लाइंस में जो लाइट बाहर आ रही है, इस लाइट की वेवलेंथ में, इनकी फोटोन की एनर्जी में एक रिलेशन है। इनको मैं इक्वेशन से रिलेट कर सकता हूं। तो दैट वाज बेसिकली डिस्कवरी ऑफ स्पेक्ट्रम। नाउ जो स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी थी उसका अपन आइडिया देखो ऐसे लेंगे। मैं सेम डायग्राम फिर से बना रहा हूं। अगर इफ आई टॉक अबाउट इमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसपे देखो लाइंस कौन कौन सी। देखो ये अपन ने वही हाइड्रोजन का एटम लिया। एनर्जी का मतलब नहीं है तो मैं केवल ऑर्बिट की या स्टेट्स लिख रहा हूं क्योंकि उससे भी काम हो जाएगा। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये एंड देन लास्ट में n इक्वल टू ये इंफिनिटी। कुछ मैंने ऑर्बिट दिखा दी, एक 5 और लिख लेते हैं, अच्छे से डिस्कशन हो सकता है। इमिशन स्पेक्ट्रम में कैसे कैसे अपन लाइंस को स्टडी करते हैं। तो देखो इमिशन स्पेक्ट्रम में सपोज इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में है ना, ये तुमको सुन सुन के ही डायग्राम देखना है, अपने वर्ड्स में इफ यू वांट एनीथिंग तो लिख सकते हो। तो मैंने बोला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में है और वो डीएक्साइड होंगे। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बोलता हूँ, किसी को भी, सबको दिमाग में रखना है, जब मैं बोलता हूँ कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मेरा मतलब होता है एक से ज्यादा एटम है। अगर मैं बोर मॉडल अप्लाई कर रहा हूं तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एटम में एक एक ही होगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जो डीएक्साइड हुआ, तो आई मीन अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है। बात समझ आ रही है? ये सैंपल है, इसमें 50 एटम है, तो 50 एटम के बारे में अगर अपन बात करें तो 50 इलेक्ट्रॉन भी होगा ना, तो एक एटम में नहीं है, अलग अलग एटम में। लेट्स से देयर इज अ सैंपल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 2 में है, और जब वो डीएक्साइड होके वापस आएंगे तो वो n इक्वल टू 1 में आ पाएंगे, क्योंकि 2 से 1 इज द ओनली ऑप्शन। फिर किसी और सैंपल में अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में है, तो अब अगर वो n इक्वल टू 3 से वापस आएंगे तो उनके पास कितने ऑप्शन है? देखो एक स्टेट अवे ऑप्शन तो ये होता ही है कि इलेक्ट्रॉन सीधा 3 से कहां आ जाए, 1, पर एक ऑप्शन ये भी है कि इलेक्ट्रॉन 3 से 2 आए और फिर 2 से 1 आए। अच्छा किसी सैंपल में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में, तो एक स्टेट अवे ऑप्शन ये तो है ही 4 से 1, बट एक ऑप्शन ये भी है कि 4 से 2 आ जाए और फिर 2 से 1 आए। एक ऑप्शन 4 से 3 का भी है ना। यहाँ पे मैं जैसे जैसे लाइन बना रहा हूं तो तुम देखो कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मल्टीपल ऑप्शन है ग्राउंड स्टेट में फाइनली आने के। अगर अपन बात करें 4 से नीचे तक आने की क्या ऑप्शन है, तो देखो बहुत सारे ऑप्शन है। 4 से 3, 4 से सीधा 2, फिर 2 से 1, 4 से 3, 3 से सीधा 1, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसे सारे ऑप्शंस हो सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कैसे आना है, इंटायरली इलेक्ट्रॉन की मर्जी है। तो अगर अपन एटम्स में देखें कि कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक ऐसा सैंपल ले लूं जिसमें मैं बोल दूं कि मान लो इलेक्ट्रॉन सारे पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स में है, इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना है तो वो तो हो जाएगा ना भाई। तुमको कहीं जाना होता है, जल्दी में भी हो, फिर भी ऐसा होता है कि यार चलो एक कप चाय पी के चलते हैं, क्या जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी वैसे ही, उसको पता है कि वो स्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, पर वो रुक रुक के आ सकता है। इट इज ऑब्जर्व्ड, राइट। नाउ व्हाट आई मीन इज, सपोज देयर इज अ सैंपल, ध्यान से समझना, सपोज देयर इज अ सैंपल जिसमें इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट में है, हर पॉसिबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी एक्साइटेड स्टेट होती हैं सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो कौन कौन सी पॉसिबल लाइंस हैं जो अपन को देखेंगे। बाय लाइन आई मीन हायर टू लोअर ऑर्बिट में कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। वाइट लाइट। सम ऑफ व्हाइट टू लाइट नहीं, देखो व्हाइट लाइट नहीं, ध्यान से समझना, जिसने बोला व्हाइट लाइट ध्यान से सुनो। व्हाइट लाइट में सारे फोटॉन्स दिखते हैं, पर यहाँ पर डिस्क्रीट फोटॉन्स ही दिखेंगे। ऑप्शन बहुत सारे, फोटोन बहुत होंगे, 2 से 1 3 से 1 4 से 1 5 से 1 6 से 1 3 से 2 4 से 2 5 से 2 6 से 2 7 से 2 और ऐसे काउंट करते जाओ, इनफाइनाइट फोटोन निकलेंगे, पर सारी पॉसिबल वेवलेंथ नहीं होगी। इतने सारे फोटॉन्स को एक साथ स्टडी करना मुश्किल है, तो अपन ने क्या करा, ग्रुपिंग कर दी। डिस्क्रीट इज द वर्ड भावेश, यूनिक नहीं, डिस्क्रीट वर्ड यूज करते हैं, मतलब अलग अलग, है ना, राइट। यूनिक का भी मतलब निकाल सकते हो वो, बट डिस्क्रीट वर्ड वी आर यूजिंग। अगर मैं ग्रुपिंग करूं, अगर मैं इन लाइंस को, इन इमिशन वाले फोटॉन्स को ग्रुप करूं, तो उसका देखो लॉजिक क्या होता है। सारे वो फोटॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली n इक्वल टू 1 में आता है, कहीं से भी आए, पर कहाँ आता है, n इक्वल टू 1 में डायरेक्टली। जैसे ये देखो, इसमें मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं, n इक्वल टू 2 से 1 3 से 1 4 से 1 और देखो ये 5 से 1 6 से 1 7 से 1 8 से 1 और फिर ये इंफिनिटी से 1। ये सारी जो लाइंस हैं ये एक ग्रुप को बिलोंग करेगी। ग्रुपिंग का लॉजिक समझ आ रहा है। इन सारी ट्रांजिशन में क्या कॉमन है, सारी ट्रांजिशन में क्या सेम है, फाइनल सब ऑर्बिट। फर्स्ट में आ रहे हैं। सब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में। इन ग्रुप ऑफ लाइंस को अपन बोलते हैं सीरीज, एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। मतलब सर जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनका अलग ग्रुप है। नहीं, डायरेक्ट कहाँ आ रहे हैं उनका ग्रुप है। तो डायरेक्ट जो 1 में आ रहे हैं ना, उनका ग्रुप कहलाता है लाइमन सीरीज, क्योंकि बहुत सारे फोटोन है, तो अपन ने उनकी ग्रुपिंग कर दी। पहले ऑर्बिट में आने वाले फोटोन को नाम देंगे लाइमन सीरीज, कहीं से भी आए। दूसरे ग्रुप में आने वाले को नाम देंगे बामर सीरीज, कहीं से भी आए। तीसरे ऑर्बिट में आने वाले को नाम देंगे पास्चर सीरीज। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं अलग से लिखूंगा ये सब, बट ये ग्रुपिंग का लॉजिक हुआ कि अपने पास जो भी सारे पॉसिबल इमिशन हो सकते हैं उनमें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पे, कि अगर n इक्वल टू 1 में आया तो वो लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है, किसी भी एटम में, है ना। n इक्वल टू 2 में आया तो वो बामर सीरीज को बिलोंग करता है, 3 में आया तो पास्चन को। अच्छा 3 में आए तो बताओ, चलो चैट पे बता दो, 3 में आने के लिए उसके पास हायर ऑर्बिट का ऑप्शन क्या है। अच्छा ध्यान ये रखना, इमिशन ही करना है, तो 2 से 1 या सॉरी 2 से 3 या 1 से 3 मत बोलना। इमिशन होने वाले केस में किसी इलेक्ट्रॉन को 3 में आना है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, 4 to infinity और infinity 4 5 6 7 8। 1 और 2 मत बोलो, 1 और 2 में एब्जॉर्प्शन होगा, 1 और 2 में तो एब्जॉर्प्शन होगा। 1 से 3 इज एब्जॉर्प्शन, 2 से 3 इज एब्जॉर्प्शन। यू कैन से एनी ऑर्बिट ग्रेटर देन 3, 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी कोई भी ले लो, है ना। इतनी सारी लाइंस है ना। फिर
उन सारी लाइंस को यू कैन से कि दे आर ऑल लाइंस बिलोंगिंग टू पास्टियन सीरीज। पर भाई ऐसा है कि अब इतनी लाइंस हैं, इन लाइंस में भी अपन को थोड़ा क्लासिफिकेशन करना है, तो क्या करा, लाइमन से स्टार्ट करते हैं। लाइमन सीरीज में कोई पूछे बताओ, अच्छा आपने बता दिया कि लाइमन सीरीज की लाइन में क्या होता है, तो एक बार बताओ लाइमन सीरीज में लाइंस कितनी है? इनफाइनाइट। भाई 2 से 1 है, 3 से 1 है, 4 से 1 है, 5 से 1 है, 6 से 1 है, कहां तक है? इन्फिनिटी से 1। कितनी लाइन है? इनफाइनाइट लाइन। तो इनको भी अपन नाम देंगे, अलग से नाम देंगे। देखो लाइमन सीरीज में ये एक लाइन है, कंटिन्यू है, एक लाइन है, ये वाली जो लाइन है दिस बिलोंग्स टू द ट्रांजिशन 2 से 1। ये जो लाइन है इन्फिनिटी से 1 है ना। एक लाइन को मुझे बोलना फर्स्ट लाइन, एक को लास्ट। क्या लॉजिक दे, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 2 to 1 क्या इन्फिनिटी टू 1? 2 to 1। तो अगर नेचुरली सही लगे तो अच्छा है ना, 2 से 1। सो भाई दिस 2 से 1 वाली लाइन इज कॉल्ड एज, यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन योर डायग्राम, बट 2 से 1 इज कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन, इनिशियल लाइन, ये सब इसी के नाम है। और अगर ये जो ऑर्बिट है इट इज 1, तो दिस इज फॉर लाइमन सीरीज ओनली। तो अपने अपनी सीरीज की फर्स्ट लाइन को विल कॉल एज फर्स्ट लाइन एंड इन्फिनिटी से 1 को विल कॉल एज लास्ट लाइन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सिंपल चीज कि अगर 2 से 1 फर्स्ट लाइन है, यही लिख रहा हूं मैं लाइमन के रिस्पेक्ट में, तो 3 से 1 क्या होगी, 2 से 1 फर्स्ट लाइन ये वाली, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। बीटा लाइन, 4 से 1 थर्ड लाइन। गामा ना, लाइन। या गामा लाइन। अल्फा बीटा गामा 3 ही अल्फाबेट चलते हैं इसमें। सो हर सीरीज में इस तरह से लाइंस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, अल्फा बीटा गामा लास्ट। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी बोल ही सकते हो, अल्फा बीटा गामा के बाद डेल्टा नहीं होती बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब, बट ठीक है, अल्फा बीटा गामा फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन हर सीरीज में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं सोचना कि अच्छा बामर सीरीज में 3 लाइन तो ये होती है और एक लास्ट भी होती है, हर सीरीज में ऐसी लाइंस है। लेट्स टॉक अबाउट बामर सीरीज। बामर सीरीज में दिस इज द ट्रांजिशन, यहाँ लिख रहा हूं मैं ना 3 से 2, तो ये बामर सीरीज को बिलोंग करेगी, समझ आ रहा है? यस सर। क्योंकि इसमें फाइनल ऑर्बिट क्या है 2, तो 2। ये बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है। सर n इक्वल्स टू 3 पे कौन सी लाइन है? n इक्वल टू 3 पार्शन, अभी लिखता हूं मैं, सारी लिख दूंगा एक साथ। दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ बामर एंड यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज अल्फा लाइन, इनिशियल लाइन ऑफ बामर। फिर अगर अपन चलें 3 से 2 फर्स्ट लाइन हुई, 4 से 2 क्या होगी, 4 से 2 क्या होगी, सेकंड लाइन, बीटा लाइन। 4 से 2 तो बामर की सेकेंड लाइन, 5 से 2 गामा लाइन ऑफ बामर। ऐसे ही हर सीरीज में लाइंस होती हैं। नाउ एक बार मैं सारी सीरीज के नाम लिख रहा हूं बिकॉज यू हैव जस्ट 1 or 2 minutes, तो वो और देख लो, सिंपल याद करने वाली चीज है कि अपन ने जो क्लासिफिकेशन करा उसमें सीरीज को नाम कैसे दिया। तो देखो सीरीज को नाम कैसे दिया, सीरीज नंबर 1 लाइमन, इसमें अपन को बताना बस एक ही चीज है, दैट इज n1 क्या होगा, तो लाइमन में 1, n2 क्या होगा, तो n2 इज 2 3 4 डैश 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 टिल इंफिनिटी। अगर सीरीज लाइमन सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, ये फिक्स है, कहां से आए, कहीं से भी आ जाए। अच्छा, सेकंड सीरीज कौन सी है, बामर। उसमें n1 क्या है 2 और n1 2 है, तो n2 क्या होगा 3 4 3 5। 4 to infinity। थर्ड सीरीज पास्चन, n1 क्या है 3, n2 क्या है 4 5 6, फोर्थ पास्चन लेमन बाउंड प्रेशन ब्रैकेट, ब्रैकेट इसका नाम है ब्रैकेट सीरीज।
सर N1 वो क्या होगा? स्पेलिंग बता देंगे थर्ड वाले की क्या है? सर थर्ड वाले की PASCHEN, स्पेलिंग PASCHEN Passion, ब्रैकेट BRACKETT। N2 क्या होगा? 5 6 7 so on, 5 6 7 so on। सिंपल सा लॉजिक है, आई थिंक लॉजिक बन जाएगा। नेक्स्ट इज फंड सीरीज, इसमें P साइलेंट होता है। फंड सीरीज N1 is 5, N2 is 6 7 and so on till infinity। Last sixth is called as Humphrey series। यहां लिख रहा हूं N1 is 6, N2 is 7 8 9 and so on। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ऑर्डर में सारी लाइंस याद कर लेना है। लाइमन टू हम्फ्री, पहली लाइमन महाबर पार्शियन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, और यही उनका सीरीज नंबर है। ये जो सर लेमन में सर LAME उसके बाद क्या है किसमें सर LAYME क्या है उसके क्या एमी सर वो पहली स्पेलिंग गलत है। लाइमन LAYME, नेटवर्क वैसा आ रहा है ठीक है। सर फिफ्थ Diamond। वाली PFQND। हाँ फंड है, P सर- साइलेंट है। हाँ बेटा, सर पहले वाले में A नहीं है, LYMAN आ रहा है स्पेलिंग। अरे यार मैंने नाम रखा होता तो मैं पक्के से ये लगाता उसमें। ले क्या सर 7th नहीं होती है क्या? 7th होती नहीं है, आप डिस्कवर करना बड़े होके, ठीक है। नो नो हाँ, सर रहने दो, अभी इतने मतलब में सर 12 sixth बजे नहीं के करने बाद कर रहे हैं। 6th अपन के तो बाद देखो हम्फ्री। ऐसा है, लाइमन L सीरीज, B सीरीज, P सीरीज, BR सीरीज, PF सीरीज और HU सीरीज। हटाओ, नाम में क्या रखा है? पहली सीरीज, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी ऑर्डर में याद कर लो। ओवरऑल याद करना तो होता है कि ऐसे ओवरऑल रखना है। बेसिकली 6 सीरीज है, सीरीज नंबर के साथ याद कर लो और अपन उसको यूज करना देख लेंगे। सर वो तो सीरीज बोला के बाद जो रेस का नाम है वो सबके लिए है, मतलब समझा नहीं मैं। प्लस बीटा गामा है सर, वो मतलब सबके लिए वो आता सब में है, वो सब में है। मतलब मैं 2 में बता दिया तो फिर इसका मतलब है ना सब में कि भाई हर सीरीज की एक पहली लाइन होगी। ब्रैकेट की पहली लाइन 5 से 4, दूसरी लाइन 6 to 4, तीसरी लाइन 7 to 4। हम्फ्री की तीसरी लाइन, तो पहली 7 to 6, दूसरी 8 to 6, तीसरी 9 to 6। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है मे बी, और इजीली करने का तरीका है नेक्स्ट क्लास में अपन वहां से स्टार्ट सर करेंगे। फिफ्थ वाला क्या है सर P फंड हाँ, पी फंड है, फंड बोलते हैं, पी साइलेंट होता है।